नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं अजय प्रजापति की लिखी कहानी बेबसी। चेहरा कितना सूखा सूखा सा लग रहा है, जबकि मैं सिर्फ 2 महीने की दुल्हन हूँ, जिसका चेहरा सेब के समान लाल होना चाहिए था। ऐसी ही लाली से प्रभावित होकर तो प्रवाह ने मेरे गालों को छूकर प्यार का इजहार किया था। लजाकर ऐसे भागी थी कि पांव फिसल गए और मैं गिरते गिरते बची। काश उस दिन गिर ही गई होती, हाथ पांव टूट गए होते, यह सिलसिला तो आगे न बढ़ता। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं चुपचाप पहले प्रवाह के प्यार भरे खतों में, फिर प्रवाह में खोती चली गई थी। आज लगता है वह सब एक छल था, फरेब था अपने आप के साथ। बहुत बड़ी भूल थी वह। काश कि मैं वह सारा कुछ शादी के बाद के लिए बचाए रखती, तो आज ग्लानि, डर एवं अपराध बोध से तो ग्रसित नहीं होती। पर मैं तो प्रवाह में खोती चली गई थी। अब गुपचुप जाने अनजाने उसका परिणाम गर्भ में लेकर ससुराल आई हूँ। सोचती हूँ दृढ़तापूर्वक कह दूंगी पति को कि आपकी ही अमानत सहेज रही हूँ। नहीं नहीं, नहीं कह पाऊंगी। अगर चेहरा प्रवाह के चेहरे से मिलने लगा तो अवश्य ही पूछेंगे, तब क्या जवाब दूंगी। एकाएक उल्टी सी महसूस हुई। तेजी से बाथरूम की ओर भागी। वहां से लौट निर्जीव समान पलंग पर गिर फपकने लगी। शाम को अस्म ऑफिस से लौटे। कमरे में घुसते ही मुझे बाहों में भर लिया, मगर मेरी निर्जीवता को महसूस कर गहरी नज़रों से देखने लगे। फिर मुरझाए चेहरे को देख मेरे ललाट पर हाथ रखा। अरे, तुम्हें तो बुखार है, कब से तबीयत खराब है तुम्हारी? नहीं तो कहाँ खराब है मेरी तबीयत? कैसे खराब नहीं, सारा बदन तो तप रहा है और चेहरा भी उतरा हुआ है। अच्छा, तुम यूं ही लेटी रहो, मैं डॉक्टर आशा किरण को लेकर अभी आया। अस्म घबराकर तेजी से बाहर गए। चारों ओर एक खौफ का वातावरण तैयार होने लगा। डॉक्टर आई, 2-4 सवाल पूछे और मुझे जांच कर उन्हें अलग कमरे में ले गई। मैं यत्नपूर्वक उनकी बातों को सुनने का प्रयत्न करने लगी। डॉक्टर ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर अस्मलीन, यू आर गोइंग टू बिकम फादर। रियली डॉक्टर, यू हैव गिवन अ गुड न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। उनकी आवाज़ खुशी एवं उल्लास में गोते लगा रही थी। पर अज्ञात अनिष्ट की आशंकाओं से मेरा मन घबराहट में डूबने लगा। काश मैं भी उनकी खुशी में शरीक हो पाती, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर कुछ हिदायतें दे दवाइयाँ लिख यूरिन एवं ब्लड टेस्ट के लिए अपने नर्सिंग होम में आने को कह चली गई। दूसरे दिन, अपना काम छोड़ साथ जाकर आप क्यों परेशान होंगे, मैं चली जाऊंगी, पास ही तो जाना है। मैं टाल जाती। उनके साथ डॉक्टर के पास जाते डर जो लगता था, पर कब तक टाल पाऊंगी, एक न एक दिन तो। और मेरा मन उस दिन की कल्पना मात्र से डूबने लगता, जबकि पिता बनने की खुशी में अस्म का स्नेह और प्यार मेरे प्रति अत्यधिक बढ़ गया था। बात बात में कहने लगे थे, त्रुटि, इसके आने के बाद मुझे भुला तो ना दोगी? देखो, भूलना मत। कौन जानता था कि उसके आने के बाद उन्हें क्या, मैं अपने आप को भी भूलने का प्रयास करने लगूंगी। पर अस्म तो अपनी ही तरंग में थे। घर को उन्होंने फलों की दुकान और डिस्पेंसरी दोनों बना दिया था। बार बार कहते, अरे तुम्हारे होठ सूखे सूखे से क्यों हैं? तुम्हारे गालों की लाली को क्या हो गया? एक दिन मैं नाश्ता लेकर आई तो बड़े प्यार से बगल वाली कुर्सी पर बैठा कर बोले,
इस हालत में लगता है तुम्हें घर का काम करने में बहुत तकलीफ होती है। माँ तो अब रही नहीं, सोचता हूँ मौसी को बुला लूँ। नहीं नहीं, मौसी को क्यों कष्ट दोगे, मुझे ही मेरे घर छोड़ आओ ना। नहीं त्रुटि, मैं तुम्हारी जुदाई नहीं सह सकता। मौसी को बुला लेने से तुम्हें भी सहूलियत होगी और मुझे भी। फिर गांव से मौसी आ गई। कितनी अच्छी है मौसी, हमेशा बहू बहू की रट, स्नेह और वात्सल्य की मानो समुद्र ही है वे। आते ही मुझे आदेश दे दिया कि मैं कोई काम न करूं, सिर्फ आराम करूं। काश इतना प्यार और अपनापन पाकर मैं खिल उठती, पर ऐसा कुछ भी ना हुआ। मेरा स्वास्थ्य गिरता ही गया, इतना कि मौसी भी चिंतित हो उठी। अरे अस्म, इतनी सेवा सुविधा एवं देखभाल के बाद भी बहू का चेहरा मुरझाता ही क्यों जा रहा है। जरा एक दिन तुम भी बहू के साथ जाओ डॉक्टर के पास। लगता है बहू को अकेले देख वह न तो ठीक से जांच करती है और न ही दवाएं ही देती है। मैं फक पड़ गई। जिसकी आशंका थी वही होने जा रहा था। मन ही मन भगवान का नाम लेने लगी। अस्म ने तो डॉक्टर के पास जाते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। डॉक्टर, ये इतनी कमज़ोर क्यों है? इसे भूख क्यों नहीं लगती? इसका सर क्यों चकराता है? डॉक्टर उनके उतावलेपन को देख मुस्कुराई। मिस्टर अस्मलीन, पहले बैठ तो जाइए। ओह सॉरी, थैंक यू। फिर उन्होंने पूछ ही तो लिया। कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए, अच्छा डॉक्टर, क्या आप अल्ट्रासाउंड कर बता सकती हैं कि मुझे लड़का होगा या लड़की? फिर वे शर्मा उठे। डॉक्टर मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। एक मिनट, जरा इन्हें चेक तो कर लूँ, तब आपके प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। फिर मुझे लेकर वह बगल वाले कमरे में चली गई। चेक करने के बाद वह तो बाहर आ गई, मगर मैं कपड़े व्यवस्थित करने के बहाने दूसरे कमरे में ही रह गई एवं ध्यान लगा उनकी बातें सुनने लगी। अज्ञात आशंकाएं मन को कंपा रही थी। पता नहीं क्या क्या पूछेंगे अस्म, क्या क्या बताएगी डॉक्टर। और तब मेरे जिस्म में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। दिल तेजी से धड़कने लगा जब डॉक्टर बोली, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं। 5वें मास में गर्भवती स्वाभाविक रूप से थोड़ी पतली और कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उनकी सारी शक्ति गर्भ के रक्त एवं मांस वृद्धि में तेजी से खर्च होने लगती है। मैंने टॉनिक। अस्म बीच में ही बात काट आश्चर्य से बोले, क्या कहती हैं डॉक्टर, 5 महीने? मैं तो सोच रहा था 3 महीने हुए होंगे। क्यों, क्या आपने अपनी पत्नी से कभी पूछा नहीं? लगता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत शर्माते हैं। नहीं तो। ओ हाँ, आप ठीक कहती हैं, अजीब से लहजे में सफाई पेश की अस्म ने। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बढ़ाती हुई निर्देश देने लगी, देखिए ये दवाएं और टॉनिक बिना नाश्ता खिलाइएगा। पर मानो अस्म ने कुछ सुना ही नहीं। अपने ही आवेश में जरा जोर देकर पूछा, आप ठीक कहती हैं कि इन्हें 5 महीने का गर्भ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कुछ भूल हो रही हो? क्या मतलब? डॉक्टर को अजीब सा लगा इस तरह की अटपटी बात पूछना। ओ कुछ नहीं। और वे इतने झटके से उठे कि कुर्सी उलटते उलटते बची। अच्छा डॉक्टर, चलो जल्दी करो त्रुटिता, मुझे देर हो रही है। वाक्य खत्म होते होते वे डॉक्टर के चेंबर से निकल चुके थे। धौंकनी के समान चलती सांसों को संयत करने का प्रयत्न करती हुई उनके पीछे मैं भी लपकी। डॉक्टर भौचक सी देखती रह गई, टोकना शायद उचित नहीं समझा। उनके कदमों में हल्की सी थरथराहट थी, ऐसे चल रहे थे जैसे मेरी उपस्थिति का एहसास ही ना हो। कुछ देरी के बाद बुदबुदाए, मानो अपने आप से पूछ रहे हों,
मैं 5 महीने के बच्चे का बाप कैसे बन सकता हूँ? शादी को तो मात्र 3 महीने हुए हैं। और फिर ब्रेक लग गए उनके कदमों में। बीच रास्ते में ही रुककर मुझे चुभती निगाहों से घूरने लगे। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। शरीर की सारी नसें तन गई। साड़ी के छोर को इतने जोर जोर से उंगलियों में लपेटने लगी कि वह फट ही गई। अस्म ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर फिर ऐसे चुप्पी साध ली मानो जिंदगी में कुछ बोले ही ना हो। घर लौटने के बाद अचानक ही शाम की ट्रेन से वे मेरे घर अर्थात अपनी ससुराल चले गए। वहाँ से 3 दिन बाद लौटे, बहुत अशांत अशांत। उनके हर व्यवहार से मेरे प्रति उपेक्षा टपकने लगी। खाते वक्त पानी देने में आधे मिनट की देर हो गई तो खींचकर ग्लास ही पटक दिया। मैं कांप उठी। रात एक ही पलंग पर सोए, मगर दूर दूर। मेरी इच्छा हो रही थी जोर जोर से रोऊं, पर रोने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं देख रही थी उनकी आंखों में भी नींद नहीं है, बार बार करवट बदल रहे हैं। पता नहीं कितनी रात बीत गई उनकी कसमसाहट देखते हुए कि अचानक ही वे उठे और मुझे झकझोरते हुए फट पड़े। तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? बताओ, नहीं तो तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। भय से मेरी आत्मा फटने लगी। बोलने का प्रयास करने के बावजूद बोल न सकी। सारा का सारा लहू ठंडा पड़ गया। मुझे चुप देख अस्म का पारा और भी चढ़ गया। एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। मैं सिसक उठी। भगवान के लिए मुझे मत मारिए, यह आपका ही बच्चा है। त्रुटिता, झूठ नहीं, सच सच बताओ, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। दांत पीसते हुए बोले अस्म, मैं सच कह रही हूँ, भगवान की कसम, मैं सच कह रही हूँ। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से झूठ निकल रहा था, बिना किसी प्रयास के। तब क्या डॉक्टर झूठ कह रही है? जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो 3 महीने के वैवाहिक जीवन में कोई 5 महीने के बच्चे का बाप नहीं बन सकता। अस्म के चेहरे पर पागलपन के भाव परिलक्षित होने लगे थे। वे फपक पड़े। त्रुटिता, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? बोलो, क्यों किया? मैं गुमसुम रह गई। अपने को उत्तर देने की स्थिति में नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद अस्म ने ही पूछा, प्रवाह से ही शादी क्यों नहीं की तुमने? ऐसी क्या अड़चन थी? यह मेरे लिए दूसरा झटका था। मैं समझ गई। चुपचाप अचानक ही दृढ़ता समाप्त हो गई। आंखों के आगे का अंधेरा और भी तेजी से गहराने लगा और इस गहराती अंधेरे में डूबते उतराते एक दिन मैं माँ बन ही गई। अब तो अस्म की उपेक्षा तथा घृणा मेरे प्रति और भी बढ़ गई थी। एक दिन बाल संवार रहे अस्म के आगे गिड़गिड़ाती हुई मैंने कहा, प्लीज़ कुछ कीजिए, मुन्ना बहुत बीमार है। दर्पण में ही मुझे घूरते हुए बोले, बीमार है तो मैं क्या करूं? साहस न हुआ दोबारा उनसे कुछ कहूं। आंखों के सामने कल की घटना नाच उठी। कितनी बुरी तरह बरस पड़े थे, मात्र इसलिए कि मैंने उनके बैग से मुन्ने के नाम पर रुपए निकाले थे। मैं क्या करती? आप थे भी नहीं और इसकी तबीयत इतनी खराब हो उठी थी कि मैं सहन न कर सकी। कभी आपके रुपए न लेती, मगर मेरे सारे पैसे तो कब के चूक गए। मैं सिसकते सिसकते कह गई थी, क्यों इसके बाप के घर से नहीं मंगा सकती थी? इतना ही प्रेम था इस पाप से तो। वे निष्ठुर ही बने रहे थे। मैं रोते रोते विनती करती रह गई थी, भगवान के लिए इतनी सज़ा मत दो अस्म, मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। पर उनको न पिघलना था न पिघले। मेरे सारे रुपए मुन्ने की दवा में पहले ही उड़ चुके थे। आज फिर टका सा जवाब पा मुन्ने के पास लौट आई, जो मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया था।
मैं रो पड़ी। आह, केवल 2 महीने के बच्चे की ऐसी दशा। उसी वक्त गांव से समाचार आया कि अस्म के मौसाजी सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़े हैं। उनके सर में काफ़ी चोट आई है। वे घबराकर मौसी सहित गांव भागे। वहां से सप्ताह भर बाद लौटे तो मौसी उनके साथ नहीं थी। मौसी को गांव में ही छोड़ देने का उनको अच्छा बहाना मिल गया था शायद। काम करते करते कमजोरी के कारण मैं हाँफ जाती, पर उन्हें जरा भी दया नहीं आती। बात बात पर डांटना और हाथ उठाना बढ़ता जा रहा था। एक रात रोते हुए बच्चे को चुप कराने लगी, तब वे घुर्राए, सोने दोगी या इस कलंक के कारण मुझे परेशान करती रहोगी? आराम से सोने दो, वरना इसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। 2 महीने के बच्चे के ऐसे हश्र की कल्पना मात्र से मैं थरथरा गई। अस्म, कितना तड़पा तड़पा कर मारोगे? अगर माफ नहीं कर सकते तो एक ही बार में मेरा गला क्यों नहीं दबा देते? काश मैं ऐसा कर पाता, पर क्या करूं, मजबूर हूं। अपनी बदनामी मोल नहीं ले सकता, केवल घुट सकता हूं, समाज के सामने दूसरे के बेटे को अपना मानकर। उत्तेजना के कारण बौरा उठे वे बाल को मुट्ठियों में भींच अपने सर को झकझोरते हुए कहते चले गए, मेरी किस गलती की सज़ा दे रही हो मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम मेरे घर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने चली आई? और फिर लगभग रो पड़े। प्लीज़ इसे दूर कर लो मेरी नज़रों से। 2 महीने का शिशु कितनी उपेक्षा सहता। बीमारी बढ़ती गई, खत्म हुई तब जब सब कुछ खत्म हो गया। मैं तड़प उठी और जब उनकी ओर सहायता एवं याचना भरी नज़रों से देखने लगी तो वे फुफकार उठे, देख क्या रही हो? ले जाकर इस गंदगी को कहीं फेंक आओ। निष्ठुरता की हद हो गई थी। मैं पागल हो गई। पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आई कि तेजी से उठी और उनको झकझोरती हुई चीखने लगी, मेरे मुन्ने को तुमने मारा है, तुम हत्यारे हो, नीच हो, पापी हो, मुझसे भी बड़े पापी। मुझे मेरा मुन्ना वापस कर दो, उसे मुझसे छीनने का तुम्हें कोई हक नहीं। मगर तुरंत ही ज्वार हट गया। उनकी छाती में मुंह छिपा रोने लगी। अस्म, एक मौका दो, केवल एक मौका। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। पर उन्होंने मुझे परे धकेल 2-3 चाटा खींच दिए। मैं सर से पांव तक भय, लाचारी एवं दर्द से बिलबिला उठी। अस्म चीखते ही रहे, मर गया तो ठीक हुआ, जाओ तुम भी इसी के साथ मर जाओ, वरना मैं ही तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं सब तरह से हार चुकी थी, थक चुकी थी, टूट चुकी थी। मेरे लिए अब जिंदगी के प्रति न कोई आकर्षण बचा था और न कोई बहाना। तुम ठीक कहते हो अस्म, ठीक कहते हो, मुझे मर ही जाना चाहिए। मुझ पापिन को जीने का कोई अधिकार नहीं शायद। कांपती टांगों को स्थिर करने का प्रयास करती हुई मृत शिशु को दोनों हाथों में उठा मैं निकल पड़ी उस अंधेरी रात में। पर ना कहीं कोई आसरा नजर आ रहा था, ना कहीं कोई सहारा। एक बार पीछे मुड़कर देखा भी, अस्म बुत की तरह खड़े थे। काश वे पुकार लेते, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इच्छा हो रही थी किसी गाड़ी के नीचे आकर जान दे दूं। क्या होगा अब जीकर? मेरी थकी हारी आत्मा पर आत्महत्या का जुनून सवार होने लगा था। उसी समय पीछे से आंधी तूफान की तरह आती एक मोटर की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। आंखें बंद कर उसके आगोश में खो जाने दिया मैंने अपने आप को। ब्रेक की चीखों से वातावरण का सन्नाटा फट पड़ा। पहले तो अस्म बुत की तरह खड़े आंख फाड़ फाड़ कर मुझे जाती हुई देखते रहे, पर जब मैं आंखों से ओझल हो गई, उनके मानसिक तनाव की दशा धीरे धीरे समाप्त होने लगी।
उसकी जगह भय एवं घबराहट ने लेना प्रारंभ कर दिया। उन्हें ऐसा लगने लगा मानो सारी शक्ति निचोड़ कर मैं साथ ले गई हूँ। आकर पलंग पर फेंके गए कपड़े की तरह छितरा गए। आंखों में रोशनी गड़ने लगी तो उसे बुझा दिया, पर अंधेरा तो और भी तेजी से काट खाने को दौड़ा। घड़ी की टिक टिक एकाएक बच्चे की चीखों में बदल गई। वे दहल उठे, झपट कर बत्ती जलाई। प्यास से गला सूख रहा था। पानी पीने किचन में गए, वहाँ भी अंधेरा था। स्विच की ओर जैसे ही हाथ बढ़ाया, बर्तनों के गिरने की आवाज़ से वातावरण झंझना उठा। एक बिल्ली उनसे टकराती हुई निकल गई। वे खौफ के मारे उछल पड़े। घिघी बंध गई। वापस बेडरूम में भागे। वहाँ सामने ही फ्रेम में कैद मेरी निरीह आंखें उन्हें कह रही थी, मेरे मुन्ने को तुमने मारा है, तुम हत्यारे हो, पापी हो, मुझसे भी बड़े पापी। तब उन्हें पहली बार गहराई से एहसास हुआ कि उनसे सचमुच ही बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक नवजात शिशु की हत्या की गलती, गौ सी पत्नी को तड़पाने की गलती, घर से निकालने की गलती। सोच सोच कर उनका बदन पत्ते की तरह कांपने लगा। कहीं त्रुटिता ने सचमुच आत्महत्या तो नहीं कर ली? मैं बदहवास हो पागलों की तरह प्रलाप करने लगा। मैं पापी हूँ, हत्यारा हूँ, पुरुषत्व के झूठे अहंकार में डूब यह गलती कर बैठा। मुझे माफ़ कर दो त्रुटिता, तुम लौट आओ। पर मैं वहाँ कहाँ थी जो उनकी बात सुनती? वे यूं ही प्रलाप करते करते निर्जीव समान फर्श पर ही उलट गए। उनकी तंद्रा तब टूटी जब साए साए करते सुनसान कमरे का वातावरण टेलीफोन की घनघनाहट से थरथरा उठा। वे झपटे। उन्होंने बस इतना सुना, एक्सीडेंट, मर्सी हॉस्पिटल, पत्नी त्रुटिता। कार की चाबी उठा बाहर झपटे। न कपड़े बदलने की सुध थी और न दरवाज़ा बंद करने की। मुझे पट्टियों में लिपटा हॉस्पिटल के इमरजेंसी में पड़ी देख उनका बांध टूट पड़ा। डॉक्टरों एवं नर्सों के सामने ही मुझसे लिपट कर रोने लगे। त्रुटि, कहाँ चली गई थी तुम अपने अस्म को अकेला छोड़कर? माफ़ कर दो मुझे। देखो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहुत प्रयत्न कर मैंने आंखें खोली। सामने अस्म को देख मेरे होठों पर हर्ष भरा कंपन पैदा हुआ। सच? हाँ त्रुटि, हाँ। और उन्होंने मेरे गालों पर बह आए आंसुओं को उंगलियों से पोंछ दिया। मुझ पर अस्म को झुका देख यह सोचकर कि पेशेंट अधिक डिस्टर्ब न हो, नर्सों ने अस्म को पीछे खींच लिया। डॉक्टर चेक करने के लिए झुके तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि मेरी हालत में अप्रत्याशित रूप से सुधार होने लगा था। समाप्त। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब